आदिल जी, मोहल्ला क्लिनिक की सौगात आप लोग दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन बार बार आप लोग कहते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ आपके मॉडल हैं और जिसको बाकी स्टेट्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि इससे आप 24 का इलेक्शन जीत जाएंगे, वो भी तब जब दोनों बार आप शून्य रहे हों? देखिए, पहली चीज तो यह है कि आज दिल्ली की जनता को हम बधाई देना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर 534वां मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के कर कमलों द्वारा केशवपुर मंडी के अंदर हुआ। और मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी दिल्ली के अंदर जिस तरीके से कोने कोने पर मोहल्ला क्लिनिक खोला गया है और जिस तरीके से लोग मोहल्ला क्लिनिक में आकर अपना इलाज कराते हैं, ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी सौगात है दिल्ली के लोगों के लिए। रही बात 2024 के इलेक्शन को लेकर, तो अभी जैसा बलराम पांडे जी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली सेवा बिल को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं तो खुद कह रहा हूं, हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाए और दिल्ली के लोगों को ये बताए कि आपके मतों के अधिकार को छीनकर केंद्र सरकार ने अधिकारियों को दे दिया। जिस दिल्ली की जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, विधायक चुनती है, सरकार मुख्यमंत्री चुनती है, सरकार बनाती है ताकि सीधे संवाद हो सके। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक काला बिल लाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, इस देश के लोकतंत्र, जनतंत्र, संविधान के खिलाफ जिस तरीके से सारी पावर दिल्ली के वायसराय को और दिल्ली के अधिकारियों को दी है, दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि आखिर उनके वोटों के मताधिकार को क्यों छीना गया है। आप देखिए कि पूरे देश के अंदर जहां जहां भी जनता वोट देती है, जनता आप वोट देती हैं किसी पार्टी के विधायक को, किसी भी पार्टी के विधायक को जब चुन के जाता है, आपको कोई काम होता है तो आपने प्रतिनिधि को फोन करती हैं। हर व्यक्ति किसी भी अधिकारी को फोन करके अपना काम नहीं करा सकता। एक ठेली वाला, एक रेहड़ी वाला, एक पटरी वाला, एक दुकान वाला, डीएम तक उसकी अप्रोच नहीं होती है। वो अपने क्षेत्र के पार्षद को, अपने क्षेत्र के विधायक को फोन करके वहां जा करके काम करा लेता है। आज जिस तरीके से दिल्ली के लोगों के अधिकारों को भारतीय जनता पार्टी ने छीना है, मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग बेसब्री से भारतीय जनता पार्टी के सातों सांसदों का, इनके नेताओं का इंतजार कर रहे हैं ताकि ये जाए और वो पूछ सके इनसे कि। ठीक है, मैं एक बार शुभेंदु जी को शामिल कर लेती हूँ। शुभेंदु जी, एक लड़ाई संसद में लड़ी गई, वो आप बेशक जीत गए इस कानून को लेकर, सर्विस बिल को लेकर, एक सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और अब सड़क पर लड़ाई शुरू हुई है। आपको लगता है कि ये अधिकारियों का जो विषय है ये आप जनता के बीच में ले जाएंगे और जनता इस विषय पर वोट करेगी, जबकि उसका डायरेक्ट कनेक्शन चुनी हुई सरकार से होता है, वो बेसिक फैसिलिटीज के तौर पर, मिसाल के तौर पर पानी हो गया, बिजली हो गई, एजुकेशन हो गया, डीटीसी की बसेस हो गई या बाकी फैसिलिटीज हो गई। तो ये अलग तरह का कैंपेन चला रहे हैं क्या आप लोग? नहीं जिन्हें जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको, आपके जो लोग सुन रहे हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता थक गई है। पूरा का पूरा दिल्ली बाढ़ में भर जाता है, पूरा का पूरा दिल्ली पानी बरसते में पानी के साथ हो जाता है, पूरा का दिल्ली जाम में फंस जाता है। ये कहते हैं कि 534वां हम मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं और कितने सारे मोहल्ला क्लिनिक में कोई काम नहीं हो रहा, कोई दवाई नहीं मिल रही, वहाँ पे केवल जानवर और गंदगी के अलावा कुछ नहीं। उसमें एक आरोप आया था पीछे, आपने सुना होगा शुभेंदु जी, की हेल्थ सेक्रेटरी तो साइन ही नहीं करते हैं फाइलों को, पैसा रोक देते हैं। आपने तो सुना होगा, भी सदन चला था तो ये विषय बहुत गूंजा था। हमने आपकी डिबेट में भी बताया था कि यदि 100 रुपए का बजट होगा और उस बजट के बाद कैबिनेट आगे के बजट को पास नहीं करेगी तो फाइनेंस के लोग उसको आगे पास नहीं करते हैं। ये झूठ का प्रचार करते हैं। केजरीवाल जी दुनिया भर में जाते हैं और कहते हैं कि हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखो। मैं आज आपके सामने आदिल जी को कहना चाहता हूं कि 10 मोहल्ला क्लिनिक मैं लेके चलता हूं। दिनेश जी आप भी साथ में चलिएगा। नाम मैं उसी समय बताऊंगा, वरना आप उसको चेंज करवा देंगे, आदिल साहब चेंज करा देंगे। उस वहां पर एक भी दवा नहीं मिल रही, डॉक्टर टाइम पे नहीं, क्या एक सेकंड क्या करा देंगे हम, क्या करा देंगे? आप हमारे साथ वीडियो करिए, विजिट करा देता हूँ मैं 10 मोहल्ला क्लिनिक को। नहीं, आप कह रहे थे कि नाम पहले नहीं बताऊंगा। वहाँ पे डॉक्टर, दवा कुछ नहीं है, खाली लोगों को भ्रम करके 10, 20, 25, 50 मोहल्ला क्लिनिक दिखाकर पूरे दिल्ली तो मैं आपका प्रपोजल आदिल जी को जरूर भेजती हूँ। आदिल जी एक्सेप्ट कीजिए, आप लोगों की यूएसपी है मोहल्ला क्लिनिक, आप दोनों टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, दिल्ली वाले सुन रहे हैं, तो मेरे लिए इससे अच्छा मौका क्या होगा? आपका चैनल एक प्रतिष्ठित चैनल है और मैं सुरेंद्र भाई से कह रहा हूँ कि आप डेट तय कर लीजिए, टाइम तय कर लीजिए। जीनत जी आप भी मेहरबानी करके समय निकाल लीजिए, जहाँ भी बताते हैं हम वहाँ चलने के लिए तैयार हैं। अगर इनके 10 मोहल्ला क्लिनिक नहीं मिले सही
तो ये राजनीति छोड़ देंगे तो मैं छोड़ दूंगा। सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने की बात होगी। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप तय करिए, और जीनत जी आपको साथ में चलना पड़ेगा, आप मेरी रिक्वेस्ट है, और आप चल के दिखाइए। ये झूठ का जो बाजार भारतीय जनता पार्टी चला रही है, संसद में खड़े होकर झूठ बोलेंगे, जनता के बीच में जाके झूठ बोलेंगे। ठीक है, नहीं आपने एक्सेप्ट कर लिया, अच्छी बात है। एक मिनट सर, झूठ बोलो। अच्छा ठीक है, सुनिए, आपने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। शुभेंदु जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि अनित सिंह जी जुड़ गए, मुझे उन्हें भी शामिल करना है। मैं खाली एक ही चीज कहूंगा कि देखिए, ये कोई भी जब काम नहीं होता है, वहां जाएंगे कहेंगे दवा नहीं मिल रही। दवा क्यों नहीं मिल रही है? कि वहाँ व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है। हर चीज में कोई ना कोई बहाना लगाकर दिल्ली की जनता को खाली भ्रमित करना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते। नहीं, अब आप दोनों ने समय तय करना है कि आप लोग कब जा रहे हैं, और फिर हम आपको सोशल मीडिया में लाइव करके दिखा देंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है। मेरा कंसर्न सिर्फ दिल्ली वालों से है कि उन्हें बेनिफिट मिले। आप लोग चाहे जितनी बातें करें। एक बार मैं अनित जी को शामिल कर लेती हूँ, आप लोग रहिएगा और बातचीत करेंगे। अनित जी, उनका कैंपेन शुरू हो गया है बीजेपी का, वो सर्विस बिल को लेकर ही मैदान में है, उधर मोहल्ला क्लिनिक के जरिए और स्कूलों के जरिए मैदान में आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी कहां पर है सर? आप लोग भी चुनाव लड़ेंगे? हो सकता है मेरा प्रश्न आपको खराब लगे, लेकिन ग्राउंड पर ढूंढा जा रहा है कांग्रेस पार्टी को। जीना जी, देखिए, जिस तरीके से जब भी दिल्ली के ऊपर कोई आपदा आती है या कोई प्रॉब्लम आती है, या जो कल का इंसिडेंस आपने देखा होगा कि एक बच्ची के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है, तो आप इन दोनों ही तथाकथित जो चुनाव लड़ने के लिए अग्रसर रहती हैं, उन पार्टियों को एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण से अलावा और कुछ आपने देखा नहीं होगा। ये जनता को तय करने दीजिए कि किसको चुनाव लड़ना है, कौन जीतेगा, और ये जनता भली भांति समझती है। हमारे प्रधानमंत्री के बारे में देखिए, देशव्यापी जो मुद्दे हैं 2024 का इलेक्शन, उसके फोकस करके लड़ा जा रहा है। आज भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए, आप महंगाई की बात कर लीजिए, आप बेरोजगारी की बात कर लीजिए, सीमा सुरक्षा की बात कर लीजिए, और सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय है भ्रष्टाचार में किस तरीके से CVC, चीफ विजिलेंस कमिश्नर की जो रिपोर्ट आई है, वो दर्शाती है कि इस देश में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं वो सिस्टमिक तरीके से, किस तरीके से प्रधानमंत्री उसके पोषक बने हुए हैं। आप देखिए कि जो CVC की रिपोर्ट आई है, उसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें गृह मंत्रालय मतलब अमित शाह जी के ऊपर हुई हैं। दूसरी बात मैं आपके सामने लेके आऊं कि अल्पसंख्यक विभाग की अगर आप बात कर ले तो 144 करोड़ रुपए के घोटाला हुआ है, जिसमें 830 फर्जी संस्थान है जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं। 53% छात्रवृत्तियां जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बांटी गई हैं, वो फेक हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में आपको जानकारी होगी कि किस तरीके से 14 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की लागत से बनने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे 225 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है पर किलोमीटर की उसकी कॉस्टिंग। आप बताइए कि नितिन गडकरी साहब किस तरीके का काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री मोदी की फ्लैगशिप योजना है, उस योजना की हम बात कर ले तो एक नंबर पर 7 लाख फर्जी मरीजों का इलाज किया जा रहा है। पैसा किसकी जेब में जा रहा है, ये जनता को डिसाइड करने दीजिए। आप देखेंगे कि जब अयोध्या डेवलपमेंट मॉडल की बात करते हैं, ये मंदिर पर तो बहुत राजनीति करते हैं, लेकिन अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जो CVC के उजागर है, अगर आप उसको लोगों के सामने लेके जाएंगे तो बीजेपी का असली चेहरा बाहर आ जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी साहब किस तरीके से भ्रष्टाचार का पोषण कर रहे हैं, ये बात हमें तब समझ में आ जाती है जब 70,000 करोड़ के आरोपी अजीत पवार को अगले 4 दिन के बाद वो उप मुख्यमंत्री के पद से नवाजते हैं। देखिए जीनत जी, हमें छोटे दायरे में रहकर, संकुचित दायरे में रहकर बड़ा सोचने की कल्पना इन दोनों पार्टियों से नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से भ्रष्टाचार यहाँ दिल्ली में हो रहा है, मैं यहाँ के दिल्ली की सरकार के बारे में भी कुछ सवाल करना चाहूंगा कि जिस तरीके से दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार विधानसभा जैसी एक जो संस्थान है उसका गलत और दिल्ली वासियों के इतर इस्तेमाल कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश की राजनीति चमकाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उसका विरोध करते हैं और हम उम्मीद करते हैं अपने आम आदमी पार्टी के मित्रों से कि वो कोई एक फुल टाइमर चीफ मिनिस्टर का इंतजाम कर ले, क्योंकि केजरीवाल साहब जिस तरीके से 10-10 दिन बीत जाते हैं, लेकिन हमारी जो दिल्ली की बेटी के साथ कल जिस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ उसका संज्ञान लेने में उनको 10 दिन का समय निकल जाता है। हम बताना चाहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री एक फुल टाइमर जॉब है, उसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली में रहने की, स्टेशन रहने की जरूरत है। मैं आपकी बात से समझूं कि आप लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं 24 में।
जीना जी देखिए, आप फिर से किसी एक प्री ऑक्युपाइड माइंड के साथ कैलकुलेशन नहीं करिए। नहीं, ऐसे नहीं अनिल जी आप यूं मत कहिए। आप मेरे साथ हमेशा चर्चा में जुड़ते हैं। मैं आपकी बातों से जो मैं समझना चाह रही हूँ, और मुझे लगता है कि आपको अपने हिस्से का कहना आपके अधिकार क्षेत्र में है, तो मेरे अगर मन में कोई प्रश्न है तो वो मेरे अधिकार क्षेत्र में भी है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि देखिए, आपने बीजेपी को लेकर प्रश्न उठाए, वो समझ में आता है, लेकिन जब आप एक टीम इंडिया के अंदर हैं और अगर आप अपने ही साथी के लिए अगर प्रश्न उठा रहे हैं, तो फिर एक बहुत जायज सा एक सवाल उठेगा ना कि क्या चल रहा है, मतलब। हाँ, अब इसका जवाब जीना जी एक तसल्ली सिर्फ 1 मिनट लूंगा मैं, प्लीज। हाँ, देखिए, एक पार्टी के तौर पर, एक संगठन के तौर पर हमारी नैतिक जवाबदेही है कि जो भी हम अगर किसी के साथ गठबंधन में है तो वो कुछ जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत होता है। इस देश में जिस तरीके की तानाशाही चल रही है, हमारी संवैधानिक संस्थानों को रौंदा जा रहा है, हम उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत 2024 का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कतई कि हम में जो शराब घोटाले हो रहे हैं, जो केजरीवाल की सरकार के दरमियान हुए, हम उसको नजरअंदाज करते हैं। जिस तरीके से बाढ़ पीड़ितों का आप पूछिए कि जितने लोग यहाँ पे बाढ़ पीड़ित रहे, किसी को भी क्या बाढ़ के तौर पे क्या मुआवजा दिया गया, ये सवाल नहीं बनता है केजरीवाल साहब से। नहीं, ठीक है, हाँ, बोलिए जल्दी से। हाँ, बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं आपकी बातों का जवाब दूंगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सरकार से क्या ये सवाल नहीं पूछना पड़ेगा कि हमें जब 1/3 क्यूसेक वाटर छोड़ा जाता है हथनीकुंड वाटर डैम से और यहाँ पे दिल्ली में बाढ़ आ जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्यों यहाँ पे डीसिल्टिंग का कोई काम नहीं किया जा सकता है? किस तरीके से केजरीवाल साहब पिछले 9 सालों से जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की कमेटी की जिसके वो मुखिया हैं, उसका उन्होंने एक बार भी चेयर नहीं किया उसकी मीटिंग को। ये सवाल बनते हैं, ये लाजमी है और हम सवाल पूछते रहेंगे। ठीक है, जो हमारे चुनावी समीकरण होंगे वो एक गठबंधन है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत। ठीक है, आदिल जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मैं शुभेंदु जी से जवाब लूंगी। समय थोड़ा सा पहली चीज तो ये है कि कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे बड़े भाई बहुत समझदार व्यक्ति हैं, मुझे लगता है पढ़े लिखे भी हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन एलजी साहब होते हैं, मुख्यमंत्री जी नहीं होते। मैं सिर्फ उनको करेक्ट कर रहा था। रही बात मुख्यमंत्री जी के दूसरी जगहों पर जाने पर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आम आदमी पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी है उसके राष्ट्रीय संयोजक भी हैं और इस देश के तमाम मुख्यमंत्री, तमाम राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में जाते रहे हैं। उसमें मुझे लगता है कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो अभी ये भ्रष्टाचार पर, इस पर, उस पर बोल रहे थे। देखिए, मैं पहले ही कह रहा था कि सदन के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं, सदन के बाहर भी झूठ बोलते हैं। इन्होंने अमेरिका में कहा कि हर साल एक IIT और एक IIM हम बनाते हैं। दिल्ली के अंदर जब सवाल पूछा गया तो राज्यसभा ने, इनके ही शिक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया कि पिछले 5 सालों में देश के अंदर एक भी IIT और IIM नहीं खोला गया। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो भारतीय जनता पार्टी का उतना बड़ा पदाधिकारी। आप देखिए, हम तो नहीं कहते हैं, अजीत पवार के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे 70,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज, 75,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज। उसको मोदी वॉशिंग पाउडर से नहलाया और दूसरे दिन लाके, तीसरे दिन लाके अपनी पार्टी में उप मुख्यमंत्री बना दिया। इससे ज्यादा शर्मनाक हो, इससे ज्यादा मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार का साथ देने वाला शायद कोई पार्टी नहीं हो। इन्होंने सोने की सड़क बना दी, 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर को सड़क बनना था, 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में सड़क बनकर तैयार हो रही है। तो हीरे से बना रहे हैं, जवाहरात से बना रहे हैं, किस चीज से बना रहे हैं? अभी आयुष्मान भारत में आप ले लीजिए, 10 लाख। चलिए, अभी सर सेम बातें आ रही है, लेकिन हाँ मैं जवाब ले लेती हूँ, 1 ही मिनट रह गया है। शुभेंदु जल्दी से जवाब दीजिएगा। एक बात तो तय है कि चुनावी मोड में आ चुके हैं और मुद्दे तैयार हैं विपक्ष के पास। आपके पास अपनी क्या उपलब्धियां हैं, बताइएगा। हाँ, सब चीजों के लिए जवाब दिया है। हमारे खुद गडकरी जी ने जवाब दिया कि ये जो 28 किलोमीटर बना है ये 8 लेन है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करिए और उस पूरा जो प्राइस लगा है वो 10% सस्ता है। अब इसको कैसे समझाएं? झूठ बोलना एक आदत हो गई है और झूठ बोलने के बाद कुछ लोगों को जेल भी हुई है, माफी मांगने के बाद बाहर आए। तो ये आदिल साहब जानते हैं किसके लिए कह रहा हूं मैं, पर मैं आज भी ये कहता हूं, आदिल भाई कितना झूठ बोलोगे आप सब लोग? आपके भ्रष्टाचार के कारण तो आपके दोनों मंत्री जेल में हैं, जो आपके चीफ मिनिस्टर जी के लेफ्ट और राइट थे, और दोनों को बेल भी नहीं मिल रही। भैया 1000 करोड़ से ऊपर का घोटाला किया आज तक भारत। चलिए ठीक है, समय मेरे पास इतना ही था।